नमस्कार, मैं बलवीर सिंह, प्रवक्ता BD बाजोरिया इंटर कॉलेज सहारनपुर, आज आपको वाणिज्य विषय के बही खाता तथा लेखा शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा सिद्धांत, आशय व सिद्धांत। बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने सीखा कि पुस्तपालन किसे कहते हैं, पुस्तपालन का क्या आशय है, पुस्तपालन विज्ञान है या कला, पुस्तपालन से लेखाकर्म किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, पुस्तपालन से लेखाकर्म करने की विधि क्या क्या है, उनकी पुस्तकें किस प्रकार से तैयार की जाती हैं। आज हम उससे अगली कड़ी में सीखेंगे कि लेखाकर्म किस प्रकार से पूरा किया जाता है। लेखांकन के 3 प्रकार होते हैं। पहला वित्तीय लेखांकन, दूसरा लागत लेखांकन, तीसरा प्रबंध लेखांकन। वित्तीय लेखांकन क्या होता है? जो क्रियाएं हम रोकड़ में करते हैं, जो क्रियाएं हम रोकड़ में करते हैं, व्यापार में करते हैं, उसको हम वित्तीय लेखांकन कहते हैं। वित्तीय लेखांकन में रोजनामचा, खाते, तलपट और अंत में आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। दूसरा हमारे पास है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन क्या होता है? लागत लेखांकन बच्चों वित्तीय लेखांकन से पूर्व की एक कड़ी है, जहां पर वस्तुओं की लागत को ज्ञात करने की विधि बताई जाती है। अर्थात माल को बेचने से पहले माल को बनाना पड़ता है और माल को बनाने की जो लागत होती है उसको हम लागत लेखांकन कहते हैं। तीसरा हमारे पास है प्रबंध लेखांकन। वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम प्रबंध लेखांकन कहते हैं। लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम प्रबंध लेखांकन कहते हैं। अर्थात हमें क्रय का प्रबंध कहाँ से करना है, क्रय का प्रबंध हमें किस प्रकार से करना है, रोकड़ का प्रबंध हमें कैसे करना है, रोकड़ हमें किस प्रकार से प्रयोग करनी है, उसके सोर्सेज क्या हैं और आउटलेट उसके क्या हैं। अधिगम व उद्देश्य। लेखांकन के अध्ययन के उद्देश्य को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सैद्धांतिक और दूसरा है व्यवहारिक। वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन लेखांकन का वह भाग है जिसके अंतर्गत वित्तीय लेखों और सौदों का लेखाबद्ध किया जाता है। लेखाबद्ध अध्ययन का मतलब यहाँ पर यह है कि हम रोजनामचा से लेकर के अंतिम खाते यानी कि आर्थिक चिट्ठे तक बनाने की जो प्रक्रिया हमारी होती है उसको हम वित्तीय लेख तथा इन्हें सामान्य कर्म में भी किया जाता है और इसीलिए इसको सामान्य लेखाकर्म कहते हैं। सामान्य लेखाकर्म का आशय क्या हो गया? सामान्य लेखाकर्म का आशय ये हो गया कि वित्तीय लेखांकन से सामान्य कर्म को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम सामान्य लेखाकर्म कहते हैं। इसमें मुख्य कार्य क्या किया जाता है? नंबर 1 उपयुक्त बहियों को लिखना, नंबर 2 आवश्यक खाते तैयार करना, नंबर 3 लाभ हानि खाता तैयार करना, नंबर 4 आर्थिक चिट्ठा तैयार करना और नेक्स्ट नंबर हमारे पास है संबंधित पक्षों को अवगत कराना। मतलब पहला हमारे पास उपयुक्त बहियाँ तैयार करना, जो हम रोजनामचा बनाते हैं उनसे जो जो खाते तैयार किए जाएंगे उसको बही कहते हैं, तो उपयुक्त बहियाँ तैयार करेंगे। दूसरा हमारे पास है आवश्यक खाते तैयार करना, जो हम तैयार करेंगे उनके खाते तैयार करेंगे, उसके बाद उन खातों से हम लाभ हानि खाता तैयार करेंगे।
लाभ हानि खाते और आर्थिक, उसके बाद लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठे के बीच में एक तलपट होता है। लेकिन ये याद रहे, तलपट यहाँ इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि तलपट बनाना अनिवार्य नहीं है। तलपट बनाया जाता है, हर फर्म तलपट बनाती है, लेकिन तलपट बनाना पुस्तकों में अनिवार्य नहीं है, इसलिए यहाँ उसको हमने छोड़ दिया। आर्थिक चिट्ठा तैयार करना और नेक्स्ट हमारे पास है संबंधित पक्षों को अवगत कराना, अर्थात जिनके हमने खाते खोले हैं उनको ये सूचना देना कि हमारे आर्थिक चिट्ठे और लाभ हानि खाते में ये लाभ आया है, इसलिए आप हमारे साथ अपने संबंधों को बनाकर रखें। लागत लेखांकन। लागत लेखांकन लेखा प्रणाली का वह भाग है जिसमें वास्तविक लेखे से पूर्व लागत लेखे तैयार किए जाते हैं। अर्थात बच्चों, हमारे पास पहला होता है वास्तविक लेखा। वित्तीय लेखों को हम वास्तविक लेखा कहते हैं क्योंकि हम पहले माल बेचते हैं, माल बेचने के बाद उसका लाभ हानि खाता तैयार करते हैं, लेकिन माल बेचने से पूर्व हमारे पास माल को बनाने की एक प्रक्रिया होती है। उस माल को बनाने की प्रक्रिया में माल की लागत को देखा जाता है। जहां हम माल की लागत को देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लागत लेखांकन कहते हैं। और यह केवल पूर्वानुमान है, ये भी ध्यान रहे, ये वास्तविक कुछ नहीं है। हम माल बना रहे हैं, हम माल बना रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने एक कुर्सी बनानी है, हम कुर्सी के निर्माता हैं, हम कुर्सी बनानी है, तो कुर्सी को बनाने से पूर्व हम ये तय करेंगे, यह अनुमान लगाएंगे कि कुर्सी की लागत क्या होगी। उसके बाद हम कुर्सी बनाना प्रारंभ करेंगे। अब कुर्सी की लागत क्या होगी यह हमारा पूर्वानुमान है। कुर्सी किस लागत पर बनकर आई है यह हमारा वित्तीय अनुमान है, वित्तीय लेखा है। जैसे लागत पत्रक तैयार करना, प्रमाप पत्रक तैयार करना आदि। तो लागत पत्रक का मतलब है किसी भी वस्तु को अगर हम बनाते हैं तो उसको हम कॉस्टिंग वाइज का मतलब यहाँ पर यह है, पहले हम उसकी प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, प्राइम कॉस्ट के बाद हम उसको जो है फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, ऑफिस कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, टोटल कॉस्ट के बाद सेलिंग कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो कॉस्ट फाइंड आउट करना ये हमारा काम होता है। प्रबंध लेखांकन के साथ साथ प्रबंध लेखांकन की आधुनिक कड़ी है जिसमें प्रबंध की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सूचना प्रदान की जाती है तथा तुलनात्मक मिलान किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जो हम वित्तीय लेखांकन में कर चुके हैं, लागत लेखांकन में जो हमने पूर्वानुमान लगाया, उन दोनों को बीच की जोड़ने वाली कड़ी को हम प्रबंध लेखांकन कहते हैं। इसमें अनुपात विश्लेषण क्या है? अनुपात विश्लेषण दो लागतों के, दो आर्थिक चिट्ठियों के प्रक्रियाओं के बीच की जो कड़ी होती है उसको अनुपात विश्लेषण कहते हैं। बजटरी नियंत्रण कई प्रकार का होता है, रोकड़, सेल्स, परचेज इत्यादि। प्रमाप वस्तु को बनाने की जो लागत होती है। संविच्छेद बिंदु, ये किसी भी उत्पादन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है संविच्छेद बिंदु। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें माल की लागत इस प्रकार से ज्ञात की जाती है कि ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है, नेक्स्ट है हमारे पास लेखांकन की शाखाएं। लेखांकन की कर लेखांकन, सरकारी लेखांकन, सामाजिक लेखांकन, मानव संसाधन लेखांकन। कर लेखांकन का मतलब है टैक्स। हम टैक्स किस प्रकार से चुकाएंगे? जो वित्तीय क्रियाएं, लागत क्रियाओं पे कभी टैक्स नहीं लगता, ये ध्यान रहे। जो वित्तीय क्रियाएं हमने की हैं उन पर कर का लेखांकन किस प्रकार से किया जाएगा, कर की किस श्रेणी में व्यापारी आएगा। सरकारी लेखांकन का ऑडिट भी कहते हैं, हम अंकेक्षण भी कहते हैं।
उसके बाद है सामाजिक लेखांकन। कर लेखांकन और सरकारी लेखांकन को मिला करके जो लेखांकन तैयार किया जाता है उसको सामाजिक लेखांकन कहते हैं। और उसके बाद है मानव संसाधन लेखांकन, अर्थात जो हम तीनों के सुधारात्मक प्रयोग के आधार पर जो लेखांकन तैयार करते हैं उसको हम मानव संसाधन लेखांकन कहते हैं। लेखांकन की आवश्यकता और महत्व क्या है? पिछले टॉपिक में भी हमने आपको बताया था कि स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति करना, स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति करना मतलब व्यक्ति के पास, मानव के पास, व्यापारी के पास स्मरण शक्ति कम होती है और उस कमी को पूरा करने के लिए हमें लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का ज्ञान, व्यवसाय से संबंधित जितनी भी हम सुबह से लेकर शाम तक, सोमवार से लेकर शनिवार तक, शनिवार से लेकर के अगले मंडे तक और पूरे माह और या पूरे वर्ष की जानकारी एक साथ रखने की जो क्रिया होती है उसकी सूचना देना, उसके ज्ञान को रखना, उसको हम लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। व्यापार का उचित मूल्यांकन, हम किस आधार पर व्यापार कर रहे हैं, कहाँ से हम क्रय करना है, कहाँ से हमें विक्रय करना है, कितना लाभ हमें कमाना है, व्यापार का उचित मूल्यांकन करने के लिए लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना, अगर जब कभी उपरोक्त तीनों क्रियाएं की, हमने लागत लेखांकन भी कर लिया, हमने वित्तीय लेखांकन भी कर लिया, हमने व्यापार का उचित मूल्यांकन भी कर लिया, इसके पश्चात कोई विवाद आपस में उत्पन्न हो जाता है, उस उत्पन्न विवाद को यदि आपस में ना सुलझाया गया तो हम उसको न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और ऐसा कब करेंगे? जब हमने अपनी लेखांकन की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से, पूर्ण तरीके से रखा हो। दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया, दिवालिया घोषित करना व्यापार का कोई शौक नहीं होता। दिवालिया घोषित करना व्यापार का एक आवश्यकता बन जाती है जब कभी कोई व्यापारी अपने दायित्व को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता। तो ऐसी दशा में जितनी भी पुस्तकें हम तैयार करते हैं उतनी पुस्तकों को न्यायालय में ले जाएंगे और अपने आप को सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत दिवालिया घोषित करने की एप्लीकेशन हम उसको दे देंगे। और ऐसा हम केवल तब कर सकते हैं जब हमारे पास लेखांकन की तमाम जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो हमारे पास पूरी होनी चाहिए। अगर वो पूरी नहीं है तो दिवालिया घोषित केवल मौखिक रूप से हो सकते हैं आप, लेकिन सरकार के द्वारा या कानून के द्वारा आप दिवालिया घोषित नहीं कर सकते। स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति, व्यापार एक विस्तृत प्रणाली है, मतलब व्यापार एक सूक्ष्म प्रणाली नहीं है। कैसी प्रणाली है? विस्तृत, बहुत ज़्यादा, मतलब घर से लेकर के समाज तक, समाज से लेकर के शहर तक और शहर से लेकर के हम एक देश और विदेश तक की प्रणाली होती है। इसमें कोई भी एक व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों ना हो, एक व्यक्ति कितना भी योग्य हो सकता है, लेकिन वह सभी बातों को एक साथ स्मरण नहीं रख सकता। एक व्यक्ति अकाउंटेंट है, एक व्यक्ति MBA है, एक व्यक्ति इंजीनियर है, लेकिन वह सभी चीज़ों को एक साथ पूरा करने में, एक साथ याद रखने में सक्षम नहीं होता। इसलिए हमें लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है और यही लेखांकन का महत्व भी है। इसके लिए पुस्तपालन की आवश्यकता पड़ती है। लेखांकन करने के लिए पहले ही बताया आपको, पिछले टॉपिक में आपको बताया गया कि जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है वहाँ से लेखा कर्म प्रारंभ होता है, इसलिए पुस्तपालन की आवश्यकता पड़ती है। वैसे भी बच्चों आपको ये बता दिया जाए कि पुस्तपालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डे बाय डे हम कार्य करते हैं, इसलिए उसमें कोई आवश्यकता छूटती नहीं है हमारी। अतः प्रतिदिन की याददाश्त के लिए लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। जो हम प्रतिदिन कार्य करते हैं, जो प्रतिदिन लेन देन करते हैं, उन लेन देनों को पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। अतः पुस्तपालन और लेखांकन दोनों एक साथ तैयार
किए जाते हैं। पहले पुस्तपालन और पुस्तपालन से लेखांकन, लेखांकन से खाते, खातों से तलपट, तलपट से आर्थिक चिट्ठा तैयार किए जाते हैं और इसीलिए स्मरण शक्ति को पूरा कर दिया जाता है। व्यवसाय संबंधित सूचनाओं का ज्ञान, लेखांकन में प्रत्येक लेखा करने के पश्चात कुछ ना कुछ आवश्यक सूचनाएं निकालने की आवश्यकता होती है। लेखांकन में प्रत्येक लेखा हम करेंगे, लेखा करने के बाद खाता खोलेंगे और उन खातों से सूचनाएं निकालेंगे। किन खातों से सूचनाएं निकालेंगे? जो लेखांकन हम कर रहे हैं उन लेखाओं से सूचना निकालेंगे। उन सूचनाओं को हम अपने ग्राहकों को या अपने व्यापार को दे देंगे। इसके पश्चात है नंबर नेक्स्ट पर लाभ-हानि खाता तैयार करना। लाभ-हानि खाता, हम जो प्रक्रिया अपना रहे हैं उस प्रक्रिया में आपका जोखिम क्या है, लाभ के रूप में है या हानि के रूप में है, लाभ के रूप में है या हानि के रूप में, इस बात की जानकारी भी हमें अपने व्यापार को, अपने ग्राहकों को, अपने समाज को देनी होती है। संपत्ति व दायित्व की जानकारी होना, जब हम लाभ-हानि खाता बना लेते हैं तो संपत्ति और दायित्व के लिए हमें आर्थिक चिट्ठे की आवश्यकता पड़ती है और उस आर्थिक चिट्ठे के लिए संपत्ति और दायित्व को हम अलग अलग भागों में रख करके उसको हम टोटल करते हैं और टोटल करने के पश्चात ये देखते हैं कि जितनी भी हमने लेखांकन किया है वह लेखांकन आपके लिए पूरा हुआ है या नहीं हुआ। मजदूरी व वेतन आदि के खातों की जानकारी होना और लास्ट में हम ये देखते हैं कि हमारे खर्चे क्या हैं। हमने आर्थिक चिट्ठा तो अपना बना लिया, हमने लाभ-हानि खाता तो बना लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा मजदूरी दे दी हो, बहुत ज़्यादा वेतन दे दिया हो और इसलिए प्रबंध में इसका जो कारण है यहाँ पर जो आता है प्रबंध, 3 भाग आपको बताए हैं। पहला आपको वित्तीय, दूसरा लागत, तीसरा प्रबंध। तो प्रबंध में हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारी मजदूरी कम या ज़्यादा, वेतन कम और ज़्यादा, इस वेतन और मजदूरी के कारण आपके लाभ हानि पर कोई ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। ऐसा कोई वेतन आप वेतन तो नहीं दे रहे जिससे आपका लाभ हानि घट रहा हो या बढ़ रहा हो, इसलिए इसका अलग खाते तैयार करना हमारी जानकारी होती है। उचित मूल्यांकन, उचित मूल्यांकन का पहला है माल के उत्पादन की स्पष्ट रूप से उचित मूल्यांकन करना। जो उत्पादन हम करते हैं उस उत्पादन की जानकारी करना, उस जानकारी के आधार पर उचित मूल्यांकन करना। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो उचित मूल्यांकन का जो कार्य होता है वह लागत लेखांकन का होता है, वित्तीय लेखांकन का यह कार्य नहीं है, यह लागत लेखांकन का कार्य है। लागत लेखांकन में हम यह तय करते हैं, यह देखते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमारी लागत कैसी आ रही है। उसके लिए हम मूल लागत, उसके लिए हमें कारखाना लागत, उसके लिए हमें ऑफिस कॉस्ट, उसके बाद हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ती है। और जहाँ पर भी जो लागत ज़्यादा आती है, सपोज़ करो प्राइम कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब फैक्ट्री के खर्चे ज़्यादा हैं। सपोज़ करो कारखाना लागत ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब कारखाने के खर्चे ज़्यादा हैं। अगर सपोज़ कीजिएगा कि ऑफिस कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब ऑफिस की कॉस्ट ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी कॉस्ट को वैसे ही कम कर देंगे, हम उसको अलग अलग कैटराइज करेंगे। कैटराइज करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारी लागत कहाँ ज़्यादा आ रही है, हम उसी लागत को कम करेंगे जो लागत हमारी ज़्यादा आ रही है। क्रय करते समय उचित मूल्यांकन हमें क्रय करना है। व्यापार में बच्चों एक कहावत होती है, व्यापार में कहावत क्या है? व्यापार की बहुत स्पष्ट कहावत है कि व्यापार में लाभ माल बेचकर नहीं होता कभी भी। व्यापार में माल बेचकर नहीं होता, व्यापार में जो लाभ होता है माल क्रय करके होता है। जितने कम मूल्य पर हम माल को क्रय कर लेंगे, क्वालिटी वाइज कंप्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी वाइज कंप्रोमाइज़ नहीं, जितने कम मूल्य पर हम माल को क्रय कर लेंगे उतना हम अधिक लाभ व्यापार में कमा लेंगे। नंबर 3 है विक्रय का उचित मूल्यांकन करना और बिक्री नीति को बनाना। विक्रय का उचित मूल्यांकन, हमें विक्रय, लेकिन हम ये जानते हैं कि व्यापार में एक वस्तु एक ही मूल्य पर बिकती है, इसलिए मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि हमें क्रय कम पे करना है, लेकिन फिर भी हमें विक्रय की नीति बनानी पड़ती है। विक्रय की नीति कैसे बनाएंगे? हम नगद माल बेचेंगे,
उधार माल बेचेंगे। उधार माल बेचेंगे तो किन शर्तों पर बेचेंगे? जिन शर्तों पर आपने उधार माल बेचा है उन शर्तों की पूर्ति आप कर पाने में सक्षम हैं या नहीं हैं, उसके लिए रोकड़ की व्यवस्था है या नहीं है, उसके लिए प्रबंध कैसा है, उसके लिए प्रबंध कैसा है, ये आगे प्रबंध के टॉपिक में पढ़ेंगे आप, उसके लिए प्रबंध कैसा है। और लास्ट में लाभ का मूल्यांकन करना, लास्ट में लाभ का मूल्यांकन करना। जब न्यायालय में प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत करना। व्यापार विभिन्न लोगों के संपर्क में आने से पूर्ण होता है। व्यापार में एक व्यक्ति नहीं होता, जो व्यापार में पूंजी लगाता है वह व्यापार का मालिक होता है, जो व्यापार में बाहर से पैसा लगाता है वो व्यापार का विनियोक्ता कहलाता है। सरकार अगर लगाती है तो सब्सिडी कहलाती है, और जो जनता लगाती है वो भी विनियोग कहलाता है। व्यापार विभिन्न लोगों के संपर्क में आने से पूर्ण होता है। इसमें माल को उत्पादन करना, माल को पूरा करना, माल को क्रय करना, माल को विक्रय करना, इसमें समाज के विभिन्न प्रकार के लोग आ रहे हैं। जब हम लागत करते हैं तो उसमें मजदूरी आती है, जब हम क्रय करते हैं तो क्रय के लोग आते हैं, जब हम विक्रय करते हैं तो विक्रय के लोग आते हैं। लेकिन कभी कभी विचारों की भिन्नता और लेखांकन की भिन्नता के कारण, क्योंकि समाज एक प्रकार का नहीं होता, समाज में अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं, इसलिए आपस में विवाद संभव है, आपस में विवाद संभव है। और यदि यह विवाद यहाँ ना सुलझाया गया तो यह विवाद कहाँ पहुँच जाता है? धीरे धीरे न्यायालय में। और न्यायालय क्या मांगता है? प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेंगे? लेखांकन से। प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेंगे? लेखांकन से। यह न्यायालय में पहुँच जाता है और न्यायालय में लेखा प्रमाण पत्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? लेखांकन प्रमाण पत्र का प्रयोग हम न्यायालय में प्रमाण पत्र के रूप में करते हैं। दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया में साहब, एक व्यापारी दिवालिया तभी घोषित किया जा सकता है जब उसके दायित्व उसकी संपत्तियों के मूल्यों से अधिक होते हैं। अर्थात दायित्व अधिक हो जाते हैं, संपत्तियां कम हो जाती हैं, हम अपनी संपत्तियों से अपने दायित्व का भुगतान करने में सक्षम नहीं होते। ऐसी प्रक्रिया को हम दिवालिया प्रक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति व्यावसायिक संस्था की स्थिति ऐसी आ जाए जिसमें संस्था या व्यक्ति दायित्व का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो न्यायालय लेखा पुस्तकों के आधार पर दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया को अपनाता है। इसके लिए बच्चों आपको ये बता दिया जाए कि जब हम एक एप्लीकेशन के माध्यम से अपना दिवालिया घोषित करने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो न्यायालय तमाम पुस्तकें अपने पास मंगाता है। न्यायालय तमाम पुस्तकें मंगाने के पश्चात उसको देखता है। देखने के बाद उसकी ये जो नियम है, नियम कौन सा है? 1909, 1920 और मॉडिफाई नियम 2016। इसकी चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे। तो यहाँ पर तमाम पुस्तकें देखने के पश्चात वह इस नतीजे पे पहुँचता है कि दिवालिया इसको किया जाए या ना किया जाए। दिवालिया के अपने कुछ नियम होते हैं, उन नियमों की पूर्ति करनी होती है। संपत्ति के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बही खाता के अनुसार एक व्यवसायी अपनी संपत्तियों को निम्न भागों में विभाजित कर सकता है। नंबर 1, स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति भूमि, भवन और फर्नीचर, इनसे व्यापार नहीं होता लेकिन व्यापार करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, चालू संपत्ति, रोकड़, स्टॉक, देनदारी। रोकड़, स्टॉक और देनदारी। मूर्त संपत्ति, जो संपत्तियां आपको दिखाई पड़ सकें उसको हम मूर्त संपत्ति कहते हैं। अमूर्त संपत्ति, ख्याति और पेटेंट। ख्याति और पेटेंट, दो चीज़ें आ गई यहाँ पर, ख्याति भी आ गया और पेटेंट भी आ गया। ये अमूर्त संपत्ति है। ये ख्याति क्या चीज़ होती है? ख्याति लाभ का भाग है जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन संपत्ति के रूप में रखा जाता है। पेटेंट क्या है? पेटेंट एक अनुभव होता है, ये दिखाई नहीं पड़ता लेकिन संपत्ति के रूप में रखा जाता है। तरल संपत्ति, चालू संपत्ति का भाग, रोकड़ और बैंक। रोकड़ और बैंक तरल संपत्ति कहलाते हैं। कृत्रिम संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो खर्चे के रूप में संपत्ति पक्ष में रखी गई है। किसके रूप में? खर्चों के रूप में।
जैसे आपने व्यापार शुरू किया और बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया तो उसे प्रारंभिक व्यय कहेंगे। प्रारंभिक व्यय हमारी कृत्रिम संपत्ति कहलाएगी और धीरे धीरे उसको हम क्या करेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड करना प्रारंभ कर देंगे। छूट, पेटेंट आदि भी इसी प्रकार की संपत्तियां होती हैं। जो धन दूसरों को देना होता है उसे व्यापार का दायित्व कहते हैं, उसे व्यापार का दायित्व कहते हैं। अब इसमें यहाँ क्लियर आपको ये कर दिया जाए कि धन तो हमारा पूंजी भी होता है, दायित्व तो हमारा पूंजी भी होता है, लेकिन उसको देने की आवश्यकता नहीं है, देने की आवश्यकता नहीं है। वह मालिक के खुद का दायित्व होता है, वह व्यापार के मालिक का खुद का दायित्व होता है। उसको बाह्य दायित्व नहीं कहते, उसको आंतरिक दायित्व कहते हैं। जो धन दूसरों को देना होता है उसको हम व्यापार का दायित्व कहते हैं। व्यापार के दायित्व को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। स्थायी दायित्व, इसमें पूंजी शामिल होती है जो बाह्य नहीं होती है बल्कि आंतरिक होती है। गैर चालू दायित्व, ये बाह्य दायित्व होते हैं। दीर्घकालिक दायित्व, ये 5 वर्ष से अधिक के जो दायित्व होते हैं उसको दीर्घकालिक, ये बैंक लोन इसमें शामिल होता है, डिवेंचर्स इसमें शामिल होते हैं। इसमें बैंक लोन और डिवेंचर्स 5 वर्ष, याद रहे कि 5 वर्ष से अधिक के दायित्व जो होंगे उसको दीर्घकालिक दायित्व कहते हैं। पूंजी, बहीखाता एवं लेखाशास्त्र लेखांकन के अनुसार पूंजी निम्न प्रकार की होती है। स्थायी पूंजी, जो पूंजी हमेशा व्यापार में लगी रहेगी उसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं। अस्थायी पूंजी, जो हम लेनदारों के रूप में बाहर से लेते हैं, जो लेनदारों के रूप में हम बाहर से लेते हैं उसको अस्थायी पूंजी कहते हैं। और नंबर 3 पर है कार्यशील पूंजी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्यापार में लाभ को कमाने के लिए कार्यशील पूंजी का अपना एक भाग होता है, अपना एक हिस्सा होता है। कार्यशील पूंजी का मतलब है कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज को घटा दिया जाए तो हम वर्किंग कैपिटल पहुंच जाते हैं और वर्किंग कैपिटल से ही लाभ कमाया जाता है। वर्किंग कैपिटल से ही टर्नओवर व्यापार की आती है। अगर किसी व्यक्ति के पास वर्किंग कैपिटल नहीं होती तो उसको लाभ में कमी अवश्य होगी। इसलिए जो होशियार लोग होते हैं, जो प्रबंधकीय लोग होते हैं, अपनी कैपिटल को 3 भागों में, अपनी रोकड़ को 3 भागों में विभाजित करते हैं। 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3 जो होती है वो रिजर्व में इसलिए रखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर उसको वर्किंग कैपिटल के रूप में लगाया जा सके। लेखांकन समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। कुल दायित्व बराबर कुल संपत्ति, ये कहाँ से लिया गया है? आर्थिक चिट्ठे से। आर्थिक चिट्ठे में जब हम टोटल करते हैं, बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो कुल संपत्ति और कुल दायित्व दोनों आपस में बराबर अगर मिल जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा सब कुछ सही है। दायित्व बराबर कुल संपत्ति माइनस पूंजी। कुल संपत्तियों में से अगर हमारे पास पूंजी लेस कर दी जाए, पूंजी लेस कर दी जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? दायित्व। आय बराबर आगम, कुल आगम जो रिवेन्यू हमें प्राप्त हो रहा है माइनस खर्चा इक्वल टू आय। सकल लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय, विक्रय माइनस क्रय। कुल विक्रय में से क्रय लेस कर दिया जाए तो सकल लाभ मिल जाता है। यहाँ इसका एक फॉर्मूला और भी है, विक्रय माइनस क्रय के अलावा एक फॉर्मूला और भी है। वो फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास सकल लाभ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्रय किए गए माल की लागत माइनस विक्रय किए गए माल की लागत, क्रय किए गए माल की लागत माइनस विक्रय किए गए माल की लागत। तो इससे हम सकल लाभ की गणना कर लेते हैं। शुद्ध लाभ, जो सकल लाभ ऊपर आपने निकाला है, उस सकल लाभ में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, खर्चा लेस कर देते हैं और लेस करने के बाद जो राशि आपको प्राप्त होती है उसको हम शुद्ध लाभ कहते हैं। कार्यशील पूंजी अभी पिछले पॉइंट में क्लियर किया है। चालू संपत्ति क्या कौन कौन सी होती हैं? रोकड़, बैंक, स्टॉक, देनदार, प्रीपेड आदि। चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व कौन कौन से होते हैं? लेनदार, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदत्त व्यय आदि।
तो चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व के अंतर को हम क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं। उपरोक्त समीकरण व्यापार की स्थिति और दायित्व को दर्शाती हैं। अगर हमने ये समीकरण टैली कर ली हैं तो हम अपने व्यापार को अच्छा मान सकते हैं। अब बच्चों आते हैं हम छूट पर। छूट दो प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यापारिक छूट, नंबर 2 नगद छूट। व्यापारिक छूट माल की बिक्री को बढ़ाने के लिए माल क्रय करते समय या विक्रय करते समय, क्रय करते समय या विक्रय करते समय दी जाती है। व्यापारिक छूट जो है व्यापारिक छूट माल की बिक्री करते समय जो सीधे सीधे माल की लागत से कम होती है उसको व्यापारिक छूट कहते हैं। इससे आपके लाभ में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि इसका जो उद्देश्य होता है वह बिक्री बढ़ाना और ख्याति बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। इसका जो उद्देश्य होता है इसे माल के मूल्य पर परिकलित किया जाता है तथा मूल्य में से इसको घटा दिया जाता है। नगद छूट यह नगद भुगतान प्राप्त करने के लिए, सपोज कीजिएगा हमने यहाँ पर उधार माल जाता बेच दिया, अब नकदी की आवश्यकता पड़ती है। हमने अपने देनदारों को ये कहा कि अगर आप जल्द से जल्द भुगतान कर देंगे, 4 दिन के अंदर भुगतान कर देंगे तो आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर भुगतान कर देंगे आपको 3% दिया जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर कर देंगे तो 1% डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। तो तुरंत रोकड़ की प्राप्त करने के लिए जिस छूट का हम प्रवाह करते हैं उसको हम नगद छूट कहते हैं। देखिए बच्चों, जो भी हमने सीखा है आज के इस टॉपिक में, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। पहला वित्तीय लेखांकन। शुरू से हम चर्चा करते आ रहे हैं कि वित्तीय लेखांकन व्यापार में रोकड़ से संबंधित होता है। व्यापार व रोकड़ से संबंधित होता है। वित्तीय लेखांकन में रोजनामचा बनाते हैं, वित्तीय लेखांकन में खाते बनाते हैं, वित्तीय लेखांकन में रोकड़ खाता बनाते हैं, वित्तीय लेखांकन में हम तलपट बनाते हैं और लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। लागत लेखांकन उत्पादन से संबंधित होता है। जो हम विक्रय से पूर्व या क्रय से पूर्व जिस वस्तु की हम लागत हम करते हैं उसको हम लागत लेखांकन कहते हैं। प्रबंध लेखांकन, वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन बाजारों को जोड़ता है। 3 प्रकार के लेखांकन आपको बताए गए हैं। पहला प्रबंध लेखांकन, दूसरा वित्तीय लेखांकन, तीसरा लागत लेखांकन। अगर इन तीनों को अगर हम एक क्रम में जोड़ते हैं तब जाकर बाजार बनता है। तब जाकर केवल लागत लेखांकन बाजार नहीं बनता, लागत लेखांकन केवल फैक्ट्री बनती है। केवल वित्तीय लेखांकन बाजार नहीं बनता, वित्तीय लेखांकन केवल दुकान बनती है। जब हम वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन को प्लस करते हैं तो प्रबंध लेखांकन बनता है। जब हम प्रबंध लेखांकन को प्लस करते हैं और अपना जोखिम उसमें डाल देते हैं तो बाजार बनता है। अर्थात प्रबंध लेखांकन, वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन प्लस जोखिम इक्वल टू बाजार। सम विच्छेद बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा बिंदु जिस पर व्यापार में न तो लाभ होती है न हानि होती है, न लाभ होता है न हानि होती है, ऐसे बिंदु को हम समविच्छेद बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, केवल न्यूनतम लागत पर बनाने के लिए प्रेरित करती है। बही खाता लेखांकन से न्यायालय की प्रक्रिया को पकड़ कर रखता है। बही खाता और लेखांकन किससे? न्यायालय। ये डर किस बात का रहता है कि कोई व्यक्ति न्यायालय में ना पहुंच जाए, इसलिए इसकी पकड़ कर रखता है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न। छूट कितने प्रकार की होती है बच्चों? छूट 2 प्रकार की होती है, व्यापारिक छूट, नगद छूट। नगद छूट क्या है? जो जल्दी से रोकड़ प्राप्त करने के लिए दी जाती है उसको हम नगद छूट कहते हैं। व्यापारिक छूट क्या है? जो व्यापार में माल को अधिक बिक्री के लिए दी जाती है उसको हम व्यापारिक छूट कहते हैं। और कुल संपत्ति और कुल दायित्व में क्या समानता है? कुल संपत्ति और कुल दायित्व, अभी पीछे समीकरण बताई थी आपको हमने। कुल संपत्ति और कुल दायित्व में समानता यह है कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। तरल संपत्ति क्या है? रोकड़ और बैंक को हम तरल संपत्ति कहते हैं, जो हम तुरंत रोकड़ में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी संपत्ति जिनको हम तुरंत रोकड़ में प्राप्त कर सकते हैं उसको हम तरल संपत्ति कहते हैं। और अमूर्त संपत्ति क्या है? वो संपत्ति तो है लेकिन दिखती नहीं है। अमूर्त का मतलब जिसकी मूर्त ना हो,
जो दिखाई ना पड़े, जो दिखाई ना पड़े। जैसे ख्याति है, ख्याति दिखाई नहीं पड़ती, ख्याति दिखाई नहीं पड़ती। पेटेंट है, पेटेंट दिखाई नहीं पड़ता, तो उसको हम अमूर्त संपत्ति कहते हैं। हमने आज आपको वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन, वित्तीय लेखांकन माल व्यापार के लिए होता है, लागत लेखांकन वस्तु की लागत के लिए होता है, और दोनों को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रबंध लेखांकन कहते हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार।